सूरज की पहली किरण रामपुर की गलियों को चमका रही थी। मंगल ने पतीले में दूध, पानी, चाय पत्ती और ताजा कुटी हुई अदरक डाल दी थी। भाप उठती चाय की खुशबू हवा में तैरने लगी। तभी गांव के बुजुर्ग सुखलाल चाचा लाठी टेकते हुए टपरी पर पहुंचे। राम राम मंगल बेटा, आज कड़क चाय बनाना, सिर में थोड़ा भारीपन लग रहा है। राम राम चच्चा, आपके सिर का भारीपन चाय की पहली घूंट में ही हवा हो जाएगा। और बताइए, आज सरपंच जी की हवेली की तरफ शांति क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, शहर से कोई बड़े सेठ जी आए हैं। सुना है गांव की जो साझा गौचर जमीन है ना, उस पर कोई बड़ी कंपनी लगाने का सौदा कर रहे हैं। सेठ जी के साथ अपने लाला धनीराम भी लगे हुए हैं। लाला धनीराम और निस्वार्थ सेवा। चाचा, जहां लाला की मीठी बातें हो, वहां समझो कड़वा मक्खन बेचा जा रहा है। जमीन गांव की रीढ़ है, अगर वो चली गई तो हमारी मवेशी कहां चरेंगे? तभी वहां गांव का सीधा साधा किसान बिरजू रोता हुआ आया। मंगल भैया, अनर्थ हो गया। लाला जी कह रहे हैं कि मैंने उनसे जो 5,000 का कर्ज लिया था वो अब 50,000 हो गया है। अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो मेरा खेत अपने नाम लिखवा लेंगे। शांत हो जा बिरजू भाई, रोने से आंसू बहते हैं, लाला का कर्ज नहीं घटता। तू सच सच बता, तूने अंगूठा किस कागज पर लगाया था? भैया, मुझे पढ़ना कहाँ आता है। लाला जी ने कहा था कि ये 5,000 की रसीद है, तो मैंने अंगूठा लगा दिया। समझ गया, लाला ने तेरी अनपढ़ता का फायदा उठाया है। पर तू चिंता मत कर, आज शाम को जब लाला जी खेत हथियाने आए तो उन्हें सीधे मेरी चाय की टपरी पर ले आना। ठीक है भैया। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और दोपहर की कड़क धूप में पूरे रामपुर गांव में अजीब सी हलचल मच गई थी। पक्की सड़क से उड़ती धूल के बीच एक चमचमाती बड़ी सी कांच वाली काली गाड़ी गांव में दाखिल हुई। ऐसी महंगी गाड़ी गांव वालों ने केवल टीवी पर देखी थी। बच्चे गाड़ी के पीछे ताली बजाते हुए दौड़ रहे थे, महिलाएं घूंघट की ओट से झांक रही थीं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना भूलकर उसी तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। गाड़ी मंगल की चाय की टपरी के पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से लाला धनीराम उतरे। लाला के मुंह पर ऐसी कुटिल मुस्कान थी जैसे उन्होंने कोई गड़ा हुआ खजाना खोज लिया हो। उन्होंने आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। सिर पर महंगी हैट, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में सोने की घड़ी और गले में मोटी सी सोने की चेन। उनके एक हाथ में रेशमी रुमाल था जिससे वे बार बार अपनी गर्दन का पसीना पोंछ रहे थे। उनके चेहरे पर गांव की मिट्टी और गंध को लेकर साफ नापसंदगी झलक रही थी। आराम से सेठ छोटेलाल जी, संभल कर। नीचे थोड़ा गड्ढा है, कहीं आपके महंगे जूतों में मिट्टी न लग जाए। देखिए, यही है हमारा ऐतिहासिक रामपुर गांव। उफ लाला, कैसी बदबू आ रही है यहाँ। गोबर और मिट्टी की गंध। मुझे यहाँ एक मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा है। तुम मुझे कहाँ ले आए? लाला धनीराम सेठ जी को बरगद की घने पेड़ की छांव में बनी मंगल की टपरी के पास ले गए। मंगल उस वक्त बड़े पतीले में चाय उबाल रहा था जिसकी भीनी भीनी अदरक इलायची की महक हवा में तैर रही थी। सेठ छोटेलाल जी, ये जो विशालकाय बरगद का पेड़ देख रहे हैं ना, यही हमारे गांव का दिल है। और इसके नीचे जो खड़ा है, ये है मंगल। इसकी टपरी की चाय का पूरे जिले में डंका बजता है। आप शहर की 5 स्टार कॉफी भूल जाएंगे। एक बार पी कर तो देखिए। लाला, तुम भी क्या बातें करते हो। मैं यहाँ कोई पिकनिक मनाने या चाय की चुस्कियां लेने नहीं आया हूं। मुझे इन छोटी मोटी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सेठ जी, जरा सा आराम। अरे लाला, मुझे सीधे मुद्दे की बात बताओ। मुझे बस उस 50 एकड़ वाली गौचर जमीन के कागजात जल्दी से जल्दी पक्के करवाने हैं,
समय बहुत कीमती है मेरा। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने इस गांव के लिए कितना बड़ा सपना देखा है। मंगल चुपचाप चाय का पतीला उतारकर कप धो रहा था। उसने सेठ जी की बात बहुत गौर से सुनी। मैं उस बंजर गौचर जमीन पर करोड़ों रुपए की केमिकल फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं। चिमनियों से धुआं निकलेगा, मशीनें चलेंगी, गांव के हर घर में पैसा आएगा। ये अनपढ़ गांव वाले जो आज मिट्टी में सड़ रहे हैं, रातों रात अमीर बन जाएंगे। इसलिए लाला, चाय वाय का नाटक बंद करो और सरपंच को बुलाओ। सेठ जी, आप बहुत दूर शहर से आए हैं। हमारे रामपुर का ये नियम है कि बरगद की छांव में आया कोई भी मेहमान बिना मुंह मीठा किए या बिना चाय पिए खाली हाथ नहीं जाता। गांव का न्योता अस्वीकार करना अच्छी बात नहीं होती। चाय का कुल्हड़ थामिए, 2 घूंट मारिए, फिर कागजात की बात तो शाम की पंचायत में होनी ही है। क्या इस मिट्टी के बर्तन में चाय पीऊं मैं? लाला, इसे बताओ कि सेठ छोटेलाल किस स्तर के इंसान है। मेरी गाड़ियों का एक दिन का पेट्रोल तुम्हारी इस पूरी टपरी की कीमत से ज्यादा का होता है। सेठ जी, जहर भी सोने की कटोरी में मिले तो जान ही लेता है, और अमृत मिट्टी के कुल्हड़ में भी मिले तो जिंदगी देता है। ये चाय पिएंगे तो सफर की थकावट दूर हो जाएगी। लाला धनीराम ने सोचा कि अगर सेठ जी गुस्सा हो गए तो सौदा हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसने तुरंत बीच बचाव किया। अरे सेठ जी, मंगल थोड़ा सीधा साधा गांव का लड़का है, पी लीजिए एक घूंट, आपका मन बहल जाएगा। सेठ छोटेलाल ने चिढ़कर रुमाल से कुल्हड़ को पकड़ते हुए अनिच्छा से एक छोटी सी घूंट ली। चाय गले से नीचे उतरते ही उनके चेहरे के तने हुए भाव ढीले पड़ गए। उनकी आंखें थोड़ी फैल गईं। उन्होंने तुरंत दूसरी और फिर तीसरी बड़ी घूंट ली। अरे अरे वाह, ये कैसी चाय है? इसमें इतनी मिठास और ऐसा कड़कपन। मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में शेफ की बनाई चाय पी है, पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। मंगल, सच सच बताओ, इसमें कौन सा गुप्त मसाला डाला है तुमने? मंगल ने चेहरे पर एक धीमी और अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसने टपरी के बाहर फैली गांव की हरियाली और दूर चरती गायों की तरफ हाथ से इशारा किया। सेठ जी, इसमें कोई बाजारी या गुप्त मसाला नहीं है। इसमें हमारे रामपुर की शुद्ध और ताजा हवा है। सुबह सुबह बरगद के पत्तों से छनकर आती धूप है। हमारी गायों का गाढ़ा और शुद्ध दूध है, और इस माटी की अपनी मिठास है। यही इस चाय का असली स्वाद है। मंगल की आवाज में अचानक गंभीरता आ गई। वो सेठ जी की आंखों में आंखें डालकर बोला, लेकिन सेठ जी, अगर यहां आपकी वो केमिकल फैक्ट्री लग गई, उसकी चिमनियों से जहरीला धुआं निकला और रसायन हमारे कुएं, नदी और हवा पानी में घुल गए, तो ना ये हवा साफ रहेगी, न गायों का ये शुद्ध दूध रहेगा, न मिट्टी की ये मिठास बचेगी, और फिर न कभी ऐसी चाय बन पाएगी। ये सुनते ही लाला धनीराम का रंग उड़ गया। लाला को लगा कि मंगल तो बने बनाए खेल पर पानी फेर रहा है। अरे मंगल, अपनी औकात में रह। तू अपनी 2 कौड़ी की चाय बेच और बर्तन साफ कर। यहाँ बड़ा नेता बनने की कोशिश मत कर, और सेठ जी को राजनीति मत सिखा। सेठ जी करोड़ों रुपए लेकर आए हैं, गांव का भला करने आए हैं, समझे? लाला जी, चाय बेचना मेरा काम है और गांव की चिंता करना मेरा धर्म। और रही बात भले की, तो ये तो शाम को चौपाल पर पंचायत में ही साफ होगा कि भला इस पूरे गांव का हो रहा है या फिर सिर्फ आपकी जेब का। मंगल का ये जवाब सुनकर लाला धनीराम तिलमिला कर रह गए, जबकि सेठ छोटेलाल कुल्हड़ को हाथ में थामे कुछ गहरे विचार में डूब गए। सूरज ढल चुका था और आसमान में लालिमा छाने लगी थी। रामपुर के बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा की तरह चौपाल जम चुकी थी, लेकिन आज का माहौल रोज जैसा हल्का फुल्का नहीं था। हवा में एक अजीब सी तनातनी और बेचैनी थी। गांव के सरपंच पंढरीनाथ जी अपनी बड़ी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके एक तरफ गांव के कुछ बुजुर्ग अपने अपने हुक्के के साथ बैठे थे, और दूसरी तरफ शहर के सेठ छोटेलाल जी अपनी महंगी फोल्डिंग चेयर पर विराजमान थे। उनके बगल में लाला धनीराम अपनी मुंशी के साथ कागजों का पुलिंदा बगल में दबाए मूंछों पर ताव देते हुए खड़े थे। गांव के तमाम स्त्री पुरुष और बच्चे चौपाल को घेरे खड़े थे।
सब में एक ही चर्चा थी, क्या सचमुच बिरजू की जमीन छिन जाएगी? लाला धनीराम ने अपने गले का साफा ठीक किया, मुंशी को इशारा किया और घसीटते हुए बिरजू को सरपंच के सामने ले आए। बिरजू के हाथ जुड़े हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और पैर कांप रहे थे। प्रणाम सरपंच साहब और रामपुर के भाइयों और बहनों, आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मजबूरी में न्याय के लिए मुझे पंचायत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अरे लाला, सीधी सीधी बात बताओ, काहे का न्याय और कैसा दुख? चाचा, दुख इस बात का कि अपने ही गांव का बिरजू नमक हरामी पर उतर आया है। 2 साल पहले जब इसकी मां बीमार थी तो ये मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ आया था। मैंने तरस खाकर अपनी तिजोरी से निकालकर इसे 5,000 रुपए नकद दिए थे, और आज जब मैं अपना बकाया मांगने गया तो ये साफ मुकर रहा है। पूरी चौपाल में सन्नाटा छा गया। 50,000! गांव के लोगों के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। सरपंच साहब, भगवान कसम मैं मुकरा नहीं हूं। मैंने लाला जी से 5,000 ही लिए थे। पिछले 2 सालों में खेत की फसल बेच बेचकर मैं इन्हें 3,000 रुपए नगद लौटा भी चुका हूं। पर लाला जी कह रहे हैं कि मेरा कर्ज चुकाना तो दूर, अब 50,000 रुपए बकाया निकल रहे हैं। अरे ओ बिरजू, बातों से पेट नहीं भरता, दुनिया कागज कलम से चलती है। तुमने अनपढ़ होने का नाटक मत करो। सरपंच साहब, ये देखिए, ये रहा वो एग्रीमेंट कागज जिस पर बिरजू के अंगूठे की साफ छाप है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ब्याज जोड़कर बिरजू पर कुल 50,000 रुपए का कर्ज है, और शर्त के मुताबिक पैसे ना देने की सूरत में इसका 5 बीघा खेत मेरा हुआ। बिरजू, कागज पर तो तुम्हारा अंगूठा लगा है। पंचायत कानून और कागजात से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम 50,000 नहीं चुकाते तो नियम के मुताबिक जमीन लाला को देनी होगी। बिरजू फूट फूट कर रोने लगा और सरपंच जी के पैरों में गिर पड़ा। सरपंच साहब, मेरा खेत चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं कहां जाऊंगा? लाला के चेहरे पर जीत की चमक थी। सेठ छोटेलाल भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी भीड़ों को चीरते हुए एक कड़क आवाज गूंजी। रुकिए सरपंच साहब, जरा ठहरिए। सबने घूमकर देखा। हाथ में चाय की केतली, 2 कुल्हड़ और गले में गमछा लपेटे मंगल आगे आया। उसने केतली जमीन पर रखी और सीधे चौपाल के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। अरे मंगल, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाय बेचने का समय खत्म हो गया क्या? ये पंचायत का गंभीर मामला है, यहाँ तेरी नौटंकी की कोई जरूरत नहीं है। लाला जी, चाय का समय कभी खत्म नहीं होता, और जहां अन्याय हो रहा हो वहां मंगल का आना बहुत जरूरी हो जाता है। सरपंच साहब, अगर इजाजत हो तो मैं इस हिसाब की जरा चाय की चुस्की जैसी साफ और कड़क पड़ताल कर दूं। बोलो मंगल, तुम क्या कहना चाहते हो? लाला जी, आपने कहा कि आपने बिरजू को 2 साल पहले 5,000 रुपए दिए थे, सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, 100% सच। और आपने ब्याज की दर क्या लगाई थी? अरे वो गांव का नियम है, 10% प्रति माह। वाह लाला जी वाह, 10% प्रति माह का मतलब हुआ साल का 120% ब्याज। ये तो ब्याज नहीं, सीधा डाका है। खैर, मान लिया कि आपकी दर यही थी, पर लाला जी जरा गणित तो जोड़िए। 5,000 का 120% 1 साल का 6,000 होता है। 2 साल का ब्याज हुआ 12,000, मूल 5,000 मिलाकर कुल हुए 17,000, और बिरजू ने जो 3,000 रुपए चुकाए उसे घटा दें तो बचते हैं कुल 14,000 रुपए। तो फिर ये कागज पर 50,000 रुपए कहां से टपक पड़े लाला जी? क्या आपके बही खाते में रात को जादू से एक और शून्य उगाता है? चौपाल में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अरे वो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, और कुछ पेनल्टी भी थी। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज। लाला जी,
आप तो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी हैं। जरा हमें भी पढ़कर सुनाइए ना, इस कागज में किस जगह पर पेनल्टी और 50,000 का जिक्र है? मंगल ने आगे बढ़कर सरपंच जी के हाथ से वो कागज लिया और लाला धनी राम के सामने फैला दिया। पढ़िए लाला जी, जरा जोर से पढ़िए ताकि पूरी पंचायत सुने। लाला धनीराम ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा, आंखों को छूटा किया, कागज को मुंह के पास ले गए और अटक अटक कर बोले, इसमें लिखा है कि बिरजू 50,000। सरपंच साहब ध्यान से देखिए, लाला जी कागज उल्टा पकड़कर पढ़ रहे हैं। पूरा गांव एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़ा। सुखलाल चाचा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सेठ छोटे लाल ने भी अपना सिर पीट लिया। सरपंच साहब, लाला जी खुद अनपढ़ है, ये तो बस मुंशी के बनाए कागजों पर रोब झाड़ते हैं। असलियत ये है कि इस कागज पर लाला ने धोखे से 5,000 के आगे एक और जीरो बढ़ा दिया था ताकि 50,000 बन जाए। और तो और जब बिरजू ने अंगूठा लगाया तब इसे कागज की इबारत पढ़कर सुनाई ही नहीं गई थी। लाला धनीराम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनकी पोल पूरी पंचायत के सामने खुल चुकी थी। बिरजू भाई, तुझे लाला को एक भी पैसा अतिरिक्त देने की जरूरत नहीं है। इसका सही हिसाब केवल 7 से 8,000 बनता है, जो तू अगली फसल पर आसानी से दे सकता है। धनीराम, ये बहुत बड़ा अपराध है। तुमने गांव के सीधे साधे किसान को ठगने की कोशिश की और पंचायत को गुमराह किया। अगर तुमने तुरंत इस कागज को रद्द नहीं किया और सही हिसाब नहीं माना तो पंचायत तुम्हें पूरे गांव से बहिष्कृत कर देगी। लाला धनीराम घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मुझसे गलती हो गई। बिरजू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं सही हिसाब ही लूंगा। गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। बिरजू ने मंगल को गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन मंगल मुस्कुराया और बोला, रुकिए भाइयों, अभी तो आधी ही जीत हुई है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, गांव की गौचर जमीन का। मंगल ने मुड़कर सेठ छोटे लाल की तरफ देखा, जो अब मंगल को किसी साधारण चाय वाले की नजर से नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और चतुर विरोधी की नजर से देख रहे थे। लाला धनीराम के जाल से बिरजू के बचते ही चौपाल का माहौल बदल चुका था। गांव वालों के दिलों में मंगल के लिए सम्मान और बढ़ गया था। लेकिन सेठ छोटे लाल अपनी फोल्डिंग कुर्सी से सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और तिलमिलाहट साफ झलक रही थी। बहुत हो गया ये ड्रामा। लाला अनपढ़ है, धोखेबाज है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरपंच जी, मैं यहाँ कोई 5-10 हजार का हिसाब करने नहीं आया हूँ। मैं सीधे 50 एकड़ की उस गौचर जमीन की बात करने आया हूँ। सेठ जी ने अपने चमड़े के ब्रीफकेस से 2 मोटे मोटे कागज निकाले और सरपंच जी की मेज पर पटक दिए। ये देखिए, इस अग्रीमेंट में साफ लिखा है कि मैं इस गांव के विकास कोष में 10 लाख रुपए नगद दूंगा। 10 लाख! रामपुर के इतिहास में आज तक किसी ने इतना पैसा देखा भी नहीं होगा। बदले में मुझे बस वो बंजर गौचर जमीन चाहिए जहां मैं अपनी अत्याधुनिक केमिकल फैक्ट्री लगाऊंगा। सरपंच जी, कलम उठाइए और दस्तखत कीजिए। 10 लाख का नाम सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। कई किसानों की आंखें चौंधिया गईं। 10 लाख रुपए से गांव में सड़कें बन सकती थीं, स्कूल का रंग रोगन हो सकता था। सरपंच जी ने भी सोच में पड़कर कलम उठा ली। तभी मंगल ने अपनी चाय की केतली उठाई, एक कुल्हड़ में चाय ढाली और धीमी चाल से चलता हुआ सीधे सेठ जी और सरपंच जी के बीच में आकर खड़ा हो गया। सरपंच साहब, जरा दस्तखत करने से पहले हाथ को रोकिए। दस्तखत कागज पर होते हैं, पर उनका असर गांव की आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी पर पड़ता है। फिर आ गया तू है चाय वाले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और सरपंच जी के बीच में बोलने की?
10 लाख रुपए जानते भी हो कितने होते हैं? तू अपनी पूरी जिंदगी में चाय बेचकर भी उतना पैसा नहीं देख पाएगा। सेठ जी, पैसे कागज के टुकड़े होते हैं जिन्हें दीमक खा सकती है, लेकिन जो जमीन और हवा हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, उसे कोई कागज का टुकड़ा नहीं बदल सकता। वैसे आप तो बहुत बड़े कारोबारी हैं, गणित के उस्ताद हैं। क्या एक साधारण चाय वाले की छोटी सी पहेली का जवाब देंगे? पहेली? मुझसे पहेली पूछेगा तू? पूछ, तेरी हर बेतुकी बात का जवाब है मेरे पास। मंगल ने चौपाल के बीचों बीच खड़े होकर गांव वालों की तरफ हाथ फैलाया। सेठ जी, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी मुर्गी है जो हर रोज सोने का एक अंडा देती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप उस मुर्गी को पालें, उसका ध्यान रखें और रोज एक सोने का अंडा पाकर अपना गुजारा शान से चलाएं। और दूसरा रास्ता ये कि आप लालच में आकर एक ही दिन में उस मुर्गी का पेट चीर दें ताकि सारे अंडे एक साथ मिल जाएं। आप क्या करेंगे सेठ जी? ये कैसा बेवकूफाना सवाल है? कोई मूर्ख ही होगा जो मुर्गी का पेट चीरेगा। मुर्गी मर जाएगी तो रोज का अंडा कहां से मिलेगा? मुर्गी को जिंदा रखकर रोज अंडा पाना ही असली बुद्धिमानी है। अरे वाह सेठ जी, वाह! आपने तो कमाल का जवाब दिया। सरपंच साहब, सुखलाल चाचा, भाइयों, जरा सेठ जी की बात पर ताली बजाओ। पूरी चौपाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। सेठ छोटे लाल हैरान होकर देखने लगे कि आखिर हुआ क्या। गांव वालों, सेठ जी ने खुद अपने मुंह से सच बोल दिया है। ये 50 एकड़ की गौचर जमीन हमारी वही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इस जमीन पर हमारे मवेशी चरते हैं। यहाँ की घास खाकर हमारी गाय और भैंसें हमें शुद्ध दूध देती हैं। उस दूध से हमारे घरों में मक्खन, दही और घी बनता है, जिसे बेचकर रामपुर का हर घर पल रहा है। ये जमीन हमें हर रोज पसीना बहाकर रोजगार और सेहत देती है। मंगल का स्वर और कड़क हो गया। उसने सेठ जी की तरफ उंगली उठाई। और ये जो 10 लाख रुपए का लालच सेठ जी दे रहे हैं ना, ये उस मुर्गी का पेट चीरने जैसा है। फैक्ट्री लगेगी, चिमनियों से जहरीला धुआं निकलेगा, रसायन जमीन में समा जाएंगे, नदी का पानी जहरीला हो जाएगा, हवा में सांस लेना मुश्किल होगा, हमारे मवेशी बीमार होकर मर जाएंगे और हमारी फसलें बंजर हो जाएंगी। ये 10 लाख रुपए तो 2 साल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या इस जहरीले धुएं को पीकर जिंदा रहेंगे? मंगल की बातें तीर की तरह सीधे गांव वालों के दिलों में जा लगीं। मंगल बिल्कुल सच कह रहा है। 2 साल पहले बगल के गांव में फैक्ट्री लगी थी। आज वहां के कुओं का पानी लाल हो चुका है और लोग बीमारियों से मर रहे हैं। हम अपनी गौचर जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे। माहौल का रुख बदलते देख सेठ छोटे लाल के चेहरे का घमंड उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि इस गांव के लोग भले ही सीधे हैं, लेकिन इस चाय वाली की सोच इतनी पैनी है कि इसे पैसे के लालच से खरीदा नहीं जा सकता। चौपाल में गौचर जमीन हमारी है के नारे गूंज रहे थे। सरपंच जी ने उठकर हाथ उठाया और सबको शांत कराया। उन्होंने सेठ छोटे लाल के एग्रीमेंट वाले कागज को उठाकर किनारे रख दिया। सेठ जी, रामपुर की पंचायत ये फैसला सुनाती है कि हम अपनी गौचर जमीन पर केमिकल फैक्ट्री लगाने की मंजूरी कभी नहीं देंगे। पैसे से ज्यादा हमारे लिए हमारे बच्चों की सांसें और हमारे मवेशियों का चारा कीमती है। सेठ छोटे लाल गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने जमीन पर बिखरे कुल्हड़ को देखा, मंगल की निडर आंखों में देखा और फिर रामपुर की उस शुद्ध हवा को महसूस किया। उनका व्यावसायिक दिमाग अब एक नए कोण से सोचने लगा था। सेठ जी ने अपने हाथ से हैट उतारी और मंगल के करीब आए। मंगल, तुम्हारी चाय जितनी कड़क है, तुम्हारी सोच और ईमानदारी उससे भी ज्यादा कड़क है। तुमने मुझे सही समय पर गलत फैसला लेने से बचा लिया, लेकिन मैं रामपुर से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तो सेठ जी, आपकी क्या मंशा है? मैं केमिकल फैक्ट्री का विचार हमेशा के लिए छोड़ता हूं,
लेकिन अगर पंचायत मंजूरी दे तो मैं इसी रामपुर में एक डेयरी और ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता हूं, जहां गांव की गौचर जमीन भी सुरक्षित रहेगी, गायों के शुद्ध दूध से मक्खन और घी बनाकर शहरों में बेचा जाएगा और गांव के कम से कम 100 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। पर्यावरण को एक तिनकी का नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनते ही पूरे रामपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो गांव विकास के नाम पर विनाश की तरफ बढ़ रहा था, आज मंगल की चतुराई से वहां असली और टिकाऊ विकास का रास्ता खुल गया था। इस प्रस्ताव पर पंचायत को कोई ऐतराज नहीं है। ये रामपुर के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। लाला धनीराम चुपके से खिसकने की फिराक में थे, लेकिन सुखलाल चाचा ने लाठी आगे करके उन्हें रोक लिया। धनीराम, आज के बाद अगर तुमने किसी अनपढ़ किसान को ठगने की कोशिश की या कागजों में हेरा फेरी की तो तुम्हें सीधा पुलिस के हवाले किया जाएगा। बिरजू का सही हिसाब करो और पंचायत से माफी मांगो। लाला धनीराम ने कान पकड़कर पूरी पंचायत के सामने माफी मांगी और तुरंत बिरजू का सही हिसाब लिखकर जमीन के कागजात वापस कर दिए। रात गहरा चुकी थी। बरगद के पेड़ के नीचे मंगल की टपरी पर फिर से केतली सुलग रही थी। आज चाय का स्वाद कुछ अलग ही था। उसमें जीत की मिठास और रामपुर की माटी की खुशबू घुली हुई थी। सेठ छोटेलाल, सरपंची, बिरजू और पूरे गांव के लोग हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ थामे मंगल की चाय की चुस्कियां ले रहे थे।